नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के कराची में बड़ा आतंकी हमला, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला हुआ। फायरिंग करते हुए ग्रेनेड से अटैक किया गया। चारों आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। बता दें 6 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली हमले की जिम्मेदारी। जी हां, बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 6 लोगों की जान गई जबकि 4 आतंकी ढेर हुए। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के कराची में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला हुआ। फायरिंग करते हुए ग्रेनेड से अटैक किया गया। चारों आतंकवादी ढेर हुए हैं। 6 लोगों की मौत हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर किस तरीके से टेंशन है और लगातार हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दहशतगर्दों को मारा जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में विद इन पाकिस्तान टेंशन, और वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्टॉक एक्सचेंज पर ही पाकिस्तान में हमला हो गया। इस आतंकी हमले में 6 लोगों की जान गई, 4 आतंकियों को मार गिराया गया। और बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर यह हमला हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इन तस्वीरों में घायलों को भी ले जाया जा रहा है और यहां पर आम लोग भी आपको देख रहे हैं। बहरहाल ये वो तस्वीरें जब मुठभेड़ चल रही थी आतंकियों के बीच में, आतंकियों के साथ पाकिस्तानी पुलिस की, आर्मी की। उस दौरान ये तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान के कराची में ये बड़ा आतंकी हमला। गाड़ी में लूटने के लिए। और अब बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। सिद्धू की भूमिका पर आला कमान फैसला लेगा। सिद्धू अभी भी कांग्रेस के सदस्य है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यह बयान दिया गया। सिद्धू कांग्रेस के अच्छे वक्ता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यह कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छे वक्ता। सिद्धू ने आज ही सरकार पर हमला बोला था। सियासतदानों पर अपना पेट भरने के आरोप लगाए थे और इस दौरान अपने बारे में भी कुछ चीजें बताई थी। कहा था कि मैं एक मकसद के लिए राजनीति में आया हूं, किसी भी तरीके से कोई भी करप्शन करना मेरा मकसद नहीं। मैं तो 30 से 32 करोड़ रुपए सालाना कमाता रहा हूं, लेकिन बावजूद उसके मैं एक लक्ष्य के साथ सियासत में आया। और अब सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से बयान दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि सिद्धू की भूमिका पर आला कमान ही कोई फैसला लेगा। सिद्धू अभी भी कांग्रेस के सदस्य हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी कहते हुए इस दौरान नजर आए कि सिद्धू एक अच्छे वक्ता। कल रात का फंक्शन है। ही इज द 220th मैन हु हैज स्पोकन on Indian issues. These are NRI issues. And 221 in the turn I see. So he's a good speaker. There's no doubt nahi hai. So he is speaking. But as far as coming into the Congress party, he is already in the Congress party. Congress party then unhe chhadi. पर कोई इन्वॉल्वमेंट किते करना चाहते ने, दैट वुड बी द कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसीजन कि दिल्ली ले जाना चाहते ने, उरे ले आना चाहते ने, या जिथे मर्जी ले आना चाहते ने, दैट्स आवर डिसीजन। और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक सुभाष सुधा कोरोना पॉजिटिव हैं। गुरुग्राम के मेदांता में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मेदांता के आईसीयू में सुभाष सुधा भर्ती है। बता दें कि थानेसर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के विधायक है। जी हां, सुभाष सुधा 22 जून को कुरुक्षेत्र में कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई थी, लेकिन जब 26 जून को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर एक मर्तबा फिर टेस्ट हुआ और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये बड़ी खबर, बीजेपी विधायक सुभाष सुधा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। थानेसर से बीजेपी के विधायक है सुभाष सुधा और 22 जून को कुरुक्षेत्र में कोरोना की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद 26 जून को उनकी तबीयत बिगड़ी और अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सुभाष सुधा जो थानेसर से विधायक है लेकिन भर्ती है मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में, इसलिए रुक कर रहे हैं गुरुग्राम से संवाददाता धर्मवीर शर्मा का। धर्मवीर, क्या कोई अपडेट मिल पाई एमएलए की सेहत को लेकर कि सुभाष सुधा की हालत अब कैसी?
देखिए अभी भी उनको आईसीयू 8 में ही रखा गया है और वहीं पर उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से पीड़ित है। सुबह किसी से भी मिलने की इजाजत जाहिर सी बात नहीं है, क्योंकि जो भी कोरोना पॉजिटिव होता है उसे कोविड-19 का जो विशेष वार्ड आता है उसमें उनका इलाज चल रहा है। 26 तारीख को यहाँ उनको लाया गया था। उसके बाद से ही अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर एडमिट है। यानी कि जब सुबह का पहला जो टेस्ट हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसके बाद 26 तारीख को उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद उन्हें यहाँ गुरुग्राम लाया गया और अब वो पिछले 3 दिन से लगातार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। एक विशेष टीम जो है वो उनका इलाज कर रही है। हालांकि बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ रही है। कहा यही जा रहा है अस्पताल की तरफ से कम 2 सप्ताह वो यही रहेंगे, अस्पताल में रहेंगे, उनका इलाज चलेगा। उसके बाद ही उनके अगले टेस्ट किए जाएंगे और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें छुट्टी दी जाएगी। उनको सांस लेने में कुछ दिक्कत है, यही वजह है कि उन्हें विशेष वार्ड में रखा गया है, आईसीयू में रखा गया है। बेहद शुक्रिया धर्मवीर इस जानकारी के लिए। तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं सुभाष सुधा, थानेसर से विधायक है और अब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। कोरोना से बचाव के मद्देनजर जारी बंदिशों में छूट देते हुए हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। गुरुग्राम जिला प्रशासन कुछ प्रतिबंधों के साथ मॉल को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार के फैसले को लागू करेगा। जो मॉल्स खुलेंगे उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। बता दें कि 8 जून से अनलॉक 1 के दौरान काफी चीजें खोली गई थी, लेकिन कोविड-19 के ज्यादा मामले होने की वजह से गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स नहीं खोले गए। लेकिन अब 1 जुलाई से ये मॉल्स खोले जाएंगे। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता धर्मवीर शर्मा ने। पहले लॉकडाउन के चलते गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो शॉपिंग मॉल्स बंद हुए थे, अब ये सभी शॉपिंग मॉल्स 1 जुलाई से खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन के चलते इन सभी शॉपिंग मॉल्स को बंद किया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से फैला था, उसके बाद न सिर्फ पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, बल्कि उसके बाद बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ठीक इसी तरह से गुरुग्राम में भी जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको बंद किया गया था। हालांकि अनलॉक 1 की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो 7 जून के बाद सभी शॉपिंग मॉल्स को खोलने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही जिलों में शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं दी थी। साफ तौर पर कहा था कि इन दोनों जिलों में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसके चलते एहतियात के तौर पर शॉपिंग मॉल्स को बंद रखा गया था। लेकिन अब 1 जुलाई से ये सभी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएंगे, लेकिन काफी सारी चीजों को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लोग शॉपिंग मॉल में आएंगे उन्हें एक उचित दूरी का ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ बाहर जो है स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी शॉपिंग मॉल के। इसके साथ साथ 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो हैं उनका शॉपिंग मॉल में आने के ऊपर प्रतिबंध होगा। ठीक इसी तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका भी शॉपिंग मॉल में आने को लेकर के प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दिशा निर्देश हैं जो जारी किए गए हैं, जिसके चलते जो है सभी शॉपिंग मॉल्स जो संचालक हैं उनको उनका ख्याल रखना होगा और उनका पालन करना होगा। अगर कोई भी मॉल संचालक इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उस मॉल को दोबारा से बंद किया जा सकता है, क्योंकि एनसीआर के जो दोनों जिले हैं, खासतौर से गुरुग्राम और फरीदाबाद, इनमें जिस तरह से कोरोना के मामले ज़्यादा सामने आए और इसीलिए यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी जब अनलॉक 1 शुरू हुआ था। लेकिन अब ये अनुमति जो है दे दी गई है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो भी शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे उन्हें सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स हैं, इसके बाद फरीदाबाद में भी काफ़ी संख्या में शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ हमेशा चहलकदमी रहती है। लेकिन पिछले 3 महीने से ये सभी शॉपिंग मॉल्स एक तरह से सुनसान है। लेकिन अब 1 जुलाई से दोबारा से इन शॉपिंग मॉल्स में रौनक लौटेगी। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 गुरुग्राम। और अब बड़ी खबर न्यूज 18 पर पीजीआई डायरेक्टर की तरफ से बयान दिया गया। जुलाई में पीक पर होगा कोरोना। पीजीआई डायरेक्टर की तरफ से ये बात कही गई है। अगस्त तक कोरोना का असर कम होने की उम्मीद की जा सकती है। अभी पीजीआई की ओपीडी खोलने में वक्त लगेगा। कोरोना का प्रभाव कम होने पर ही ओपीडी खोलने पर विचार होगा। पीजीआई के डायरेक्टर की तरफ से ये बात कही गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जुलाई में कोरोना का जो कहर है वो पूरे उफान पर होगा, यानी जो पीक टाइम कोरोना का वो जून नहीं जुलाई। तो अब जुलाई का महीना भी
मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन जुलाई के बाद राहत की खबर आएगी। इसीलिए सिर्फ 1 महीने का समय और आप समझ कर चलिए और उसके बाद वापस जिंदगी पटरी पर लौट सकती है। अभी पीजीआई की ओपीडी खोलने में वक्त लगेगा। पीजीआई डायरेक्टर की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। तो पीजीआई डायरेक्टर की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि जुलाई में कोरोना पीक पर होगा। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच देश भर में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने संबंधित जिला अधिकारी और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कांग्रेस सोशल मीडिया में स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइस हाइक अभियान की भी शुरुआत की। बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने के लिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। दरअसल देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इस महीने लगातार 21 दिनों तक बढ़ोतरी के बाद कल यानी रविवार को कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। आज दिल्ली में पेट्रोल 80.38 रुपए से 5 पैसे बढ़ गया और 80.43 रुपए हुआ। दिल्ली देश का पहला राज्य बना जहां पेट्रोल से महंगा डीजल है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कुरुक्षेत्र, सिरसा, पंचकुला, अमृतसर, कपूरथला और इन तमाम जगहों पर आप देख पाएंगे कि भीड़ और कैसे लोग अलग अलग जगहों पर न सिर्फ हरियाणा में बल्कि उसके साथ साथ पंजाब में भी आलम कैसा वो आप साफ देख पा रहे हैं। उधर ऊना में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर डीसी कार्यालय पहुंचे और तेल के दाम वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री पर अपना फर्ज भूलने का भी आरोप लगा दिया। इनका ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है कि जब विगत वर्षों में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 120 रुपये प्रति डॉलर जो था कच्चे तेल की कीमतें थी, लेकिन आज जो है आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तो 41 रुपये प्रति डॉलर हैं, लेकिन आज डीजल और पेट्रोल का दाम जो है वो बेतहाशा वृद्धि हो गई है, 80 रुपये पार हो गया है। और सबसे बड़ी शर्म की बात जो है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया। तो हमारा इतना ही कहना है कि मोदी सरकार को इसके रोल बैक करना चाहिए और जो बढ़ी हुई बेतहाशा कीमतें हैं उनको वापस लेना चाहिए। महंगे तेल पर अकाली दल भी मोर्चा खोलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र में अपनी ही सरकार को घेरने की तैयारी। 7 जुलाई को प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। पंजाब सरकार के खिलाफ भी विरोध जताएगा। पंजाब सरकार से वैट कम करने की भी इस दौरान मांग होगी। तो ये बड़ी और अहम खबर अपने आप में निकलती है क्योंकि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में रहता है और खासतौर पर केंद्र की अगर बात करते हैं तो एक साथ बीजेपी के नजर आता है। बहरहाल अब केंद्र में अपनी ही सरकार को घेरने की तैयारी में अकाली दल और इसे लेकर 7 जुलाई को प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। न सिर्फ केंद्र सरकार को इस दौरान घेरेंगे बल्कि साथ साथ पंजाब की कांग्रेस सरकार को भी घेरने की तैयारी। पंजाब की सरकार से वैट कम करने की मांग इस दौरान होगी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं जिसे लेकर प्रदेश भर में अब प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बाद अकाली दल भी इस फहरिस्त में जुड़ता हुआ 7 जुलाई को दिखाई देगा। वीवीआईपी नंबर के लिए 18 लाख रुपए की बोली लगाई गई। सुनकर आप हैरान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन उससे भी हैरानी आपको तब होगी जब आपको यह मालूम चलेगा कि 18 लाख रुपए 60,000 की स्कूटी के लिए खर्च कर दिए गए। रिपोर्ट देखें। 60,000 की स्कूटी के लिए कंपनी ने खर्चे लाखों रुपए। वीवीआईपी नंबर के लिए लगी होड़। 18 लाख रुपए की लगाई बोली। स्कूटी 60,000 की और उसके लिए वीवीआईपी नंबर 18 लाख का। सुनकर चौंक गए होंगे। नंबर वीवीआईपी है, लिहाजा इसे लेने के लिए हर किसी में होड़ लगी थी, लेकिन बाजी मारी ऊना की एक प्राइवेट कंपनी ने।
जिसने स्कूटी के नंबर के लिए 18 लाख रुपए की बोली लगाई। कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल नागरिक कार्यालय के नाम पर एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वीवीआईपी नंबर के लिए पिछले हफ्ते ही ऑनलाइन बोली प्रक्रिया शुरू हुई थी। कोई भी शख्स 0001 को छोड़कर दूसरे नंबर खरीद सकता है। ये बोली 75,000 से शुरू होती है। एक हफ्ते तक चली नीलामी प्रक्रिया में HP 900009 नंबर के लिए जब 18 लाख रुपए की बोली लगी तो हर कोई हैरान रह गया। 60,000 की स्कूटी के वीवीआईपी नंबर के लिए ऊना की प्राइवेट कंपनी ने 18,22,500 रुपए की बोली लगाई। कंपनी अगर 2 दिन के भीतर SDM दफ्तर शाहपुर में ये राशि जमा करवा देती है तो उसे स्कूटी के लिए वीवीआईपी नंबर मिल जाएगा। स्कूटी के इस वीवीआईपी नंबर के लिए कुछ लोगों ने भी 10 से 15 लाख रुपए तक की बोली लगाई थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी की लगाई बोली से हर कोई हैरान रह गया। इसे कहते हैं शौक बड़ी चीज है। जिस 60,000 की स्कूटी के नंबर के लिए 18 लाख की बोली लगाई, इतनी बड़ी रकम में लग्जरी कार की सवारी की जा सकती है, लेकिन जिसे वीवीआईपी नंबर में सैर करने का शौक हो, भला उसे इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18। ऊना में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला सहित परिवार के 4 सदस्यों ने कोरोना को मात दी। हालांकि अभी भी परिवार की एक बेटी कोरोना संक्रमित है, लेकिन परिवार को खुशी है कि उनके परिवार का बुजुर्ग सदस्य सुरक्षित है। माता जी को हम सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं जी, बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक हो गए, उम्र और खूब। ये है सीता देवी, उम्र 90 साल, कोरोना संक्रमित थी, लेकिन आज ये सबसे बड़ी कोरोना वॉरियर बनकर उभरी, जिन्होंने कोरोना को अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ मात दे दी है। दरअसल परिवार में बुजुर्ग महिला का रिटायर्ड बेटा कोरोना संक्रमित था, जिसे कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान रिटायर्ड सैनिक की मां, पत्नी और 2 बेटियां भी कोरोना संक्रमित पाई गई, तो चारों को प्रशासन ने होम आइसोलेट कर दिया और घर पर ही इलाज मुहैया करवाया। अब रिटायर्ड सैनिक, उसकी 90 साल की माता सीता देवी, पत्नी और एक बेटी कोरोना को मात दे चुके हैं। परिवार के 5 में से 4 सदस्य अब ठीक हैं, लेकिन एक बेटी अभी भी कोरोना संक्रमित है, जिसे कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है। जितनी मेरी हेल्प या मेरे परिवार की हेल्प प्रशासन द्वारा की गई, उसके लिए मैं तहे दिल से प्रशासन का आभारी हूँ। दूसरा सर, ये जो मेरे पड़ोसी हैं, मैं ये भगवान से कामना करता हूँ, हम सब एक यहाँ के लोकल टीम है ये, कि ऐसे पड़ोसी हर आदमी को मिले। इन्होंने जितना मेरे बेटा, जिस टाइम पूरा परिवार नेगेटिव आ गया था, आज भी मेरा बेटा परिवार पॉजिटिव था और बेटा नेगेटिव था। आज भी यही मेरे राजेश जी हैं, इनके पिताजी लाला जगदीश जी हैं, इनकी बहू है जो, उन्होंने इतना मेरे परिवार के साथ सहयोग किया, शायद मैं होता तो मैं नहीं कर पाता। राहत की बात यह है कि 5 सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने के बावजूद रिटायर्ड सैनिक के बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आई। परिवार ने इस मुश्किल हालात में प्रशासन का तो शुक्रिया अदा किया ही है, इसके साथ ही पड़ोसियों को भी मुश्किल वक्त में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया है। 90 साल की लेडी जो है वो कोरोना की जंग जीती है, तो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है और एक चुनौती भी थी जो हमने स्वीकार की और उसमें हम खरे उतरे। इसका बचाव करो, लेकिन कोरोना वाले व्यक्ति से इतना इग्नोर मत करो कि किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इस परिवार ने तो कोरोना को मात दे दी, लेकिन साथ ही लोगों को सलाह भी दी है कि हमारी छोटी सी गलती न सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि कई लोगों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें। ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18। सिख फॉर जस्टिस की ओर से एक और नापाक कोशिश। बड़ी खबर आपको बता दें, अब हरियाणा के लोगों को भी भड़काने की कोशिश। जी हां, न्यूज़ 18 को फोन के जरिए भेजा भड़काऊ मैसेज। हरियाणा के सिख हमारे साथ आए तो अच्छा होगा, पन्नू की तरफ से ये मैसेज सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सिख फॉर जस्टिस की ओर से एक और नापाक कोशिश हुई है। अब हरियाणा के लोगों को भी भड़काने की कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 को भी फोन के जरिए भड़काऊ मैसेज भेजा गया है। हरियाणा के सिख हमारे साथ आए तो अच्छा होगा,
पन्नू की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है और इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल सबसे अहम सवाल ये कि ऐसी नापाक कोशिश हो रही है और आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस की ओर से एक और ये नापाक कोशिश हुई है। अब हरियाणा के लोगों को भी भड़काने की कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 को फोन के जरिए भी भड़काऊ मैसेज भेजा गया है। हरियाणा के सिख हमारे साथ आए तो अच्छा होगा, पन्नू की तरफ से ये मैसेज भेजा गया। चलिए रुक करते हैं संवाददाता मनोज कुमार का। मनोज, एक और नापाक कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है। हरियाणा के लोगों तक भी इस मैसेज को पहुंचाया जा रहा है और न्यूज़ 18 को भी ये मैसेज पहुंचाया गया, दिया गया। अपडेट चाह रहे हैं। बिल्कुल राज, देखिए आज सुबह ही जो सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए गुरपत सिंह पन्नू हैं, उनकी तरफ से कॉल करके बकायदा एक रिकॉर्डेड मैसेज दिया जा रहा है, खासकर हरियाणा से जुड़े हुए लोगों को, हरियाणा से जुड़े पत्रकारों को। और हमारे पास भी उनके 2 कॉल आए और उसमें बकायदा ये कहा गया है कि पहली बात उन्होंने ये कही कि हरियाणा को भी पंजाब के साथ आना चाहिए जब पंजाब अलग मुल्क बनेगा, क्योंकि पंजाब की बिजली और पानी हरियाणा बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे में हरियाणा को अपने जितने भी संस्थान हैं, दफ्तर हैं, उनको पंजाब के इलाकों से हटाकर भारत के इलाकों में या अपने इलाकों में ले जाना चाहिए। उनको ये सारा जायजा होता है चंडीगढ़ की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा की जो सिख कम्युनिटी है उनसे अपील की है कि रेफरेंडम 2020 में वो शामिल हो। ऑनलाइन जो वोटिंग शुरू होने जा रही है 4 जुलाई से, उसके लिए बाकायदा पंजीकरण कराएं और उसमें शामिल होकर पंजाब को अलग करने की जो मुहिम है उसमें साथ देने की अपील की है। तो यहाँ पर चेतावनी भी है, यहाँ पर अपील भी है, लेकिन कुल मिलाकर अब निशाने पर सिख फॉर जस्टिस के हरियाणा और हरियाणा के लोग हैं। जी बेहद शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। तो सिख फॉर जस्टिस की ओर से एक और नापाक कोशिश, अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं। पांवटा साहिब की अंकिता अपनी पेंटिंग्स के जरिए लोगों को कोरोना काल में जागरूक कर रही है। अंकिता की पेंटिंग्स को सोशल मीडिया में भी खूब सराहा जा रहा है। कोरोना काल के बीच जहां जरूरतमंदों की मदद के लिए कईयों ने हाथ आगे बढ़ाए, वहीं पांवटा साहिब के शिवपुर पंचायत की 27 साल की अंकिता सैनी अपनी पेंटिंग्स के जरिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, मास्क की महत्ता, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये संदेश अंकिता अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स के जरिए दे रही हैं। पेंटिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था, स्कूल टाइम से ही मैं बनाती थी और ये कभी मैंने छोड़ा नहीं। अब कोरोना काल में मैं काफ़ी फ्री थी तो मैंने काफ़ी बनाई हैं कोरोना वॉरियर्स को लेके और सफाई को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, मास्क पहनना चाहिए इसको लेके, सब कुछ बनाया है। और बाकी फैमिली ने मेरी हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कभी मतलब अपना फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सब ने पब्लिकली डिस्प्ले किया है कि मैंने कैसा बनाया है, हमेशा मेरी प्रेज़ की है, अप्रिशिएट किया है मेरे काम को। अपने चित्रकारी के जरिए अंकिता कोरोना वॉरियर्स को भी सपोर्ट करने का संदेश देती हैं। सोशल मीडिया पर भी अंकिता की पेंटिंग्स को सराहा जा रहा है। इस कोरोना काल में हमने यही लॉकडाउन में एक तो हमने पूरी तरह से पालन किया, औरों को भी, अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसके लिए हमने बहुत इनकरेज किया। और जैसे अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो नियम सरकार ने बनाए हैं उनका पालन करें। बाकी मेरी बेटी ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से भी ये संदेश देने की कोशिश की है। अंकिता के माता पिता को भी पेंटिंग का शौक है। कुल मिलाकर इस कठिन समय में सकारात्मक रहकर और अपने शौक के जरिए लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18।